जय माता दी दोस्तों, अगर आप भी कटरा माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन आप पहली बार आ रहे हैं और आपको ये नहीं पता है कि भैया आपको कहाँ रुकना है, सस्ते में आपको धर्मशाला या फिर होटल्स वगैरह कैसे अवेलेबल हो पाएंगे, खाने की फैसिलिटी कटरा में यानी कि माता वैष्णो देवी भवन के आसपास कैसी क्या है, साथ में अगर आप कटरा आ ही रहे हैं तो आपको कितने दिन का टूर प्लान करके आना चाहिए, ट्रैवलिंग की फैसिलिटी क्या है, मतलब कि ट्रांसपोर्ट वगैरह कैसे क्या आपको अवेलेबल मिलेंगे और आसपास के स्थान क्या हैं घूमने लायक जिनको आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी दोस्तों आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों कमेंट सेक्शन में जय माता दी की जरूर लिख दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ दोस्तों आप कटरा यानी कि माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए कैसे पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेन की, यानी कि अगर आप रेलवे के माध्यम से कटरा आ रहे हैं तो कैसे आएंगे। तो दोस्तों वैसे तो ज़्यादातर जितने भी बड़े रेलवे स्टेशन हैं उनसे कटरा तक की डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है, अवेलेबल रहती है। आपको बस कटरा का जो स्टेशन कोड है उसको सर्च करना पड़ेगा, SVDK उसका कोड है, यानी कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा नाम से ये स्टेशन आता है। अगर वहाँ तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप चाहें तो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं और जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से आपको बसेस की फैसिलिटी मिल जाएगी जो कि आपको 50 से 80 रुपये में कटरा तक पहुँचा देंगी। अगर मैं ट्रेन के किराए की बात करूँ तो दिल्ली से लगभग 350 रुपये का स्लीपर का टिकट होता है और अगर आप जनरल से आते हैं तो लगभग 150 से 200 रुपये में आपको टिकट मिल जाएगा दिल्ली से कटरा तक का, और इसी के अकॉर्डिंग आप अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन से देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम दोस्तों फ्लाइट के माध्यम की। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जो नज़दीकी एयरपोर्ट है वो है जम्मू तवी में, जो कि रेलवे स्टेशन के पास में ही पड़ता है। तो आप किसी भी अपने नज़दीकी एयरपोर्ट से जम्मू तवी एयरपोर्ट तक आ सकते हैं। अगर डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल नहीं मिलती है तो आप चाहें तो दिल्ली से भी जम्मू तवी के लिए फ़्लाइट बुक कर सकते हैं और वहाँ से आपको बसेस की फैसिलिटी मिल जाएगी जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हम आखिरी में बात कर लेते हैं दोस्तों रोड ट्रांसपोर्ट की, यानी कि बसेस की। अगर आप बस के थ्रू कटरा आ रहे हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए तो लगभग 1000-1200 रुपये में आपको बस कटरा तक छोड़ देगी दिल्ली से। और ऐसा भी हो सकता है आपको डायरेक्ट बस ना मिले तो आप जम्मू तवी तक आ सकते हो, और जम्मू तवी से मैंने आपको बता ही दिया है अगर आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे या फिर एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे वहीं से आपको बस मिल जाएगी जो कि आपको मात्र 50 से 80 रुपये में कटरा बस स्टैंड पहुंचा देंगी। और बसेस भी हर 5-10 मिनट में चलती रहती हैं तो आपको कोई भी परेशानी वगैरह नहीं होगी। और कटरा के बस स्टैंड पर दोस्तों आपको रहने की फैसिलिटी मिल जाएगी जहाँ पर कई सारी धर्मशालाएँ भी अवेलेबल हैं और लाखों होटल्स अवेलेबल हैं, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग वहाँ पर रुक सकते हैं। अगर मैं बात करूँ सबसे सस्ते रुकने के रेजिडेंस की तो आप चाहें तो कटरा में जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा रुकने की फैसिलिटी दी जाती है, डॉर्मेट्री और रूम्स वगैरह की, आप चाहें तो वहाँ पर भी रुक सकते हैं। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको माता वैष्णो देवी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी और बुकिंग भी लगभग 1 महीने पहले आपको करवानी पड़ेगी, तभी आप वहाँ पर रुक पाएंगे, क्योंकि उसके बाद फिर बुकिंग फुल हो जाती है। तो जितने भी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा चलाई हुई डॉर्मेट्री या फिर होटल्स वगैरह की जो लिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं और अपनी सुविधा अकॉर्डिंग उनमें से बुकिंग कर सकते हैं। और साथ में माता वैष्णो देवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित होटल्स की बुकिंग के अलावा हेलीकॉप्टर की बुकिंग, बैटरी कार, अगर आप बैटरी कार से अपनी यात्रा संपन्न करना चाहते हैं उसकी बुकिंग, रोपवे की बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप आरती की भी लिए नंबर लगा सकते हैं और डोनेशन वगैरह भी कर सकते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने शायद इसका डॉर्मेट्री का चार्ज आपको बताया नहीं है, लगभग 150 रुपये में आपको डॉर्मेट्री मिल जाती है। अगर आप सोलो या फिर अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब एक बेड आपको 150 रुपये में मिल जाएगा, तो आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग चाहे इतने बेड बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लेट हो जाते हैं और आपको बुकिंग नहीं मिलती है तो आप चाहें तो कटरा के बस स्टैंड पर आकर, वहाँ पर मैंने आपको बताया ना काफ़ी सारी धर्मशालाएँ और होटल्स अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो वहाँ पर आकर ऑफलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। किसी भी होटल में लगभग 500 से लेकर 1000-1500 में आपको होटल्स की रेंज मिल जाएगी। अगर आप लग्जरी होटल्स में रुकना चाहते हैं तो उसकी भी काफ़ी सारी फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे कि मैंने आपको बताया आप ऑफलाइन बुकिंग वगैरह करवा सकते हैं। और अगर मैं एक बजट बता के चलूँ तो लगभग 500 रुपये पर डे के हिसाब से आपको यहाँ पर AC रूम इजीली मिल जाएगा। और आप कितने कम करवा लेते हैं वो आपकी बार्गेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी बार्गेनिंग वगैरह चलती रहती है। और अगर आपको रूम्स की फैसिलिटी नहीं चाहिए, यानी कि अगर आपको रूम वगैरह नहीं चाहिए तो यहाँ पर लॉकर रूम्स वगैरह भी बने हुए हैं, जिसके लिए आप वहाँ पर पूछताछ कर सकते हैं। जो यहाँ पर श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित होटल्स वगैरह हैं वहाँ पर आपको लॉकर्स की फैसिलिटी भी मिल जाएगी, तो आप चाहें तो वहाँ पर अपना सामान वगैरह रख के फ्रेश वगैरह होकर डायरेक्ट अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं, तो आपका और सस्ते में काम हो जाएगा। और लॉकर्स की फैसिलिटी दोस्तों आपको यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर भी मिल जाएगी। अब यहाँ पर पहुँचने से लेकर होटल्स की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं खाने की फैसिलिटी की। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग 50 रुपये से थाली की शुरुआत हो जाती है, और उसके बाद अगर आप अच्छी थाली मतलब अच्छा भोजन खाना चाहते हैं तो थाली की प्राइस लगभग 100 से 150 रुपये के आसपास में
आपको अच्छी थाली मिल जाएगी यहाँ पर, जिसके लिए लगभग हर 10 कदम पे आपको भोजनालय मिल जाएंगे। और कटरा की जो मार्केट है जहाँ से माता वैष्णो देवी की यात्रा प्रारंभ होती है, वहाँ पर भी आपको लाखों भोजनालय मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ की जितने भी रेस्टोरेंट्स और भोजनालय हैं सभी की एक खासियत है दोस्तों कि सभी पर आपको बिना प्याज लहसुन का खाना ही खाने के लिए मिलने वाला है। अगर दोस्तों आप रेलवे के माध्यम से आ रहे हैं तो आपको यात्रा पर्ची के लिए काउंटर एक रेलवे स्टेशन पे मिल जाएगा। और अगर आप बस स्टैंड के थ्रू पहुँचे हैं, यानी कि बस स्टैंड पर आ गए हैं, तो बस स्टैंड पर भी यात्रा पर्ची निकलवाने के लिए काउंटर बना हुआ है। और अगर आपने अपनी यात्रा पर्ची इन जगहों से नहीं निकलवाई है और आप ताराकोट मार्ग के थ्रू अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, तो ताराकोट मार्ग की जहाँ पर एंट्रेंस है वहाँ पर भी आपको यात्रा पर्ची मिल जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन टाइमिंग यात्रा पर्ची निकलवाने की है सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। अगर आप रात को 10 बजे के बाद सोच रहे हैं अपनी यात्रा प्रारंभ करने के लिए, तो आपको रात को 10 बजे से पहले अपनी यात्रा पर्ची निकलवा लेनी है, क्योंकि यात्रा पर्ची निकलवाने के बाद लगभग 6 घंटे का आपके पास टाइम रहता है अपनी यात्रा शुरू करने के लिए। उसके बाद अगर आप अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं तो वो वाली यात्रा पर्ची मान्य नहीं की जाती, आपको दूसरी यात्रा पर्ची निकलवानी पड़ेगी। और बिना यात्रा पर्ची के दोस्तों आप माता रानी के दर्शन नहीं कर पाएंगे, तो यात्रा पर्ची आपको जरूर निकलवानी नहीं है, क्योंकि ये कंपलसरी है। तो पुराने वाले रास्ते से अगर आप अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो आपको बस स्टैंड से अपनी यात्रा पर्ची बनवा लेनी है, या फिर आप चाहें तो रेलवे स्टेशन से भी अपनी यात्रा पर्ची निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप कटरा पहुंच जाएंगे, वहाँ पर होटल्स वगैरह भी तलाश कर लेंगे और रुक जाएंगे, वहाँ पर फ्रेश वगैरह होकर थोड़ा बहुत देर आराम या फिर रेस्ट वगैरह करके आप करेंगे अपनी यात्रा प्रारंभ। और जो बेस्ट टाइम है यात्रा प्रारंभ करने का वो है दोस्तों शाम को, क्योंकि दोस्तों रात को में अगर आप दर्शन करने के लिए लाइन में लगते हैं तो आपको बहुत ही कम भीड़ मिलने वाली है। और यहीं पर अगर आप सुबह लाइन में लगते हैं तो हो सकता है आपको 1 से लेकर 5 घंटे तक का वेट करना पड़े लाइन में लगे, क्योंकि मैं माता रानी के दर्शन करने के लिए लगभग 4 बार हो आया हूँ और ज़्यादातर टाइम तो मैं रात में गया हूँ। लगभग एक बार मैं शायद दिन के टाइम पे पहुँच गया था, मतलब दिन में ही मैंने यात्रा शुरू की और लगभग 9 बजे के आसपास मैं लाइन में लगा और मुझे 5 घंटे लग गए दर्शन करने में। तो इसकी वजह से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप शाम को अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं 6 बजे के आसपास तो वो बेस्ट टाइम होता है। आप रात में 12 बजे के आसपास, और अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो हो सकता है आप 10 या 11 बजे के आसपास ही माता के भवन तक पहुँच जाएँ, और उसके बाद मात्र 5 से 10 मिनट में ही आपको दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि रात के टाइम भीड़ बिल्कुल भी नहीं रहती है, आराम से दर्शन हो जाते हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यात्रा करते टाइम आपको किन किन बातों का खास ख्याल रखना है। आप यात्रा के दौरान बैग लेकर जा सकते हैं, बैग में आप चाहें तो अपने अंडरगारमेंट्स वगैरह रख के जा सकते हैं, क्योंकि भवन के पास में माता रानी के दर्शन करने से पहले हो सकता है आप स्नान वगैरह करें तो आपको कपड़े वगैरह चेंज करने पड़े, तो आप अपने कपड़े वगैरह अंडरगारमेंट्स वगैरह लेकर जा सकते हैं। वहाँ पर फ्री में नहाने की सुविधा अवेलेबल है, मेल्स और फीमेल के लिए अलग अलग। और साथ में ही दोस्तों कई सारे बड़े बड़े लॉकर रूम की भी फैसिलिटी वहाँ पर दे रखी है, तो अगर एक फुल मिले तो आप दूसरे में ट्राई कर सकते हैं, दूसरा फुल मिले तो आप तीसरे में ट्राई कर सकते हैं। लगभग शायद 4 से 5 लॉकर रूम की फैसिलिटी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। थोड़ी दूरी पर बने हुए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग ट्राई कर सकते हैं और पूछ पाछ के वहाँ पर पहुँच सकते हैं। सामान ले जाते समय आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, आप कोई भी लैपटॉप या फिर कैमरा वगैरह लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप वो लेकर जाते हैं तो हो सकता है आपको जो स्टार्टिंग का गेट है, जो चेक पॉइंट वगैरह बना हुआ है, वहाँ पर ही आपको सामान जमा करवाना पड़े, और जमा करवाने के लिए भी हो सकता है आपको 200 से 300 रुपये चार्ज अलग से देना पड़े। तो कोशिश करना आप होटल्स पे ये सभी चीज़ें छोड़ कर आएँ। हाँ, आप मोबाइल कोई भी लेकर जा सकते हैं, अगर आपको वीडियो वगैरह बनानी है तो उससे भी बना सकते हैं, वो भी सिर्फ भवन के बाहर तक। माता रानी के भवन के अंदर आप वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। यात्रा के दौरान आप कोई भी रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यात्रा मार्ग की और पैदल यात्रियों के लिए, और अगर आप घोड़े खच्चर से अपनी यात्रा करना चाहते हैं उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप अपनी यात्रा पैदल करना चाहते हैं तो बेस्ट मार्ग मुझे लगता है ताराकोट वाला है। ताराकोट मार्ग से आपको अपनी यात्रा करनी चाहिए। थोड़ा सा लंबा पड़ता है, मतलब 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के आसपास उसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों उसमें थकावट बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर आप चलने में सक्षम हैं तो आप अपनी यात्रा आराम से उस मार्ग से कर लेंगे। और अगर आप यंग हैं तो आप चाहें तो अपनी यात्रा पुराने रास्ते से भी कर सकते हैं, जिसमें आपको बाणगंगा भी देखने की मिलेगी, गुलशन कुमार का लंगर भी मिल जाएगा और साथ में चरण पादुका मंदिर भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ताराकोट मार्ग से जाएंगे तो लगभग 4 किलोमीटर चलने के बाद आपको लंगर मिलेगा, उसके बाद आप डायरेक्ट अर्धकुंवारी पहुंच जाएंगे। आपको बाणगंगा और चरण पादुका देखने के लिए नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आप भी इन जगहों के दर्शन करना चाहते हैं तो आप लौटते टाइम जरूर पुराने रास्ते से उतर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दोनों रास्ते अर्धकुंवारी पर मिल जाते हैं। आप चाहें तो अर्धकुंवारी पर अपना नंबर लगवा सकते हैं। अगर ऐसा कोई पीक सीजन नहीं है जिस टाइम आपके अर्धकुंवारी के दर्शन जल्दी हो जाए, तो वहाँ पर काउंटर बना हुआ है जहाँ पर फ्री में नंबर लगाया जाता है। आप वहाँ पर अपना नंबर लगवा कर अर्धकुंवारी में कई सारे भोजनालय वगैरह बने हुए हैं जहाँ पर आप भोजन का आनंद उठा सकते हैं। लगभग 50 रुपये
रुपये से यहाँ पर थाली की शुरुआत हो जाती है। आप राजमा चावल, कढ़ी चावल कुछ भी खा सकते हैं। अगर आपको और भी कुछ खाने का मन हो तो भी आपको यहाँ पर काफ़ी सारी फैसिलिटी वगैरह मिल जाएंगी। कुछ सरकारी भोजनालय भी हैं, कुछ प्राइवेट भोजनालय भी यहाँ पर अवेलेबल है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको अर्धकुंवारी में दर्शन करने में टाइम लगने वाला है, उन्होंने बोल दिया लगभग 1 दिन का टाइम लगेगा, अचंभे की बात नहीं है। कभी कभार तो 4-4, 5 दिन का नंबर लग जाता है जब भीड़ ज़्यादा रहती है। तो कई लोग यहाँ पर रुक जाते हैं, कंबल वगैरह की फैसिलिटी मिल जाती है, यानी कंबल अगर आप लेना चाहते हो तो फ्री में आपको कंबल मिल जाता है। लेकिन 100 रुपये पहले जमा करने पड़ते हैं और जब आप कंबल वापस करेंगे तो उसके बाद वो 100 रुपये आपके रिफंड हो जाते हैं। तो उसके लिए भी वहीं पर फैसिलिटी बनी हुई है। और अगर आपने कटरा में होटल की बुकिंग नहीं करवाई थी तो आप चाहें तो यहाँ पर अर्धकुंवारी पे की भी बुकिंग करवा सकते हैं। 24 घंटे के लिए आपको होटल वगैरह ही मिल जाएंगे, लेकिन बुकिंग ऑनलाइन ही होगी। ऑफलाइन बुकिंग मुश्किल ही मिल जाए क्योंकि रूम्स अवेलेबल बहुत ही कम रहते हैं यहाँ पर। इसके बाद अगर आपको टाइम लगने वाला है तो आप चाहें तो आगे की यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं माता के भवन तक के लिए, जिसके लिए बैटरी कार की फैसिलिटी रहेगी। और कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, अगर आप घोड़े खच्चर के थ्रू अपनी यात्रा करना चाहते हैं या फिर हेलीकॉप्टर के थ्रू अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर की बुकिंग जैसे मैंने आपको बताया ऑनलाइन ही आपको करवानी पड़ेगी। और कटरा के बस स्टैंड है, उधरी से लगभग आपको ऑटो मिल जाएगा जो कि आपको हेलीकॉप्टर जहाँ से मिलता है वहाँ पर छोड़ देगा। तो आप हेलीकॉप्टर के थ्रू सांची छत तक पहुँच सकते हैं, जहाँ से आपको मार्ग मिल जाएगा माता के भवन तक जाने का। हेलीकॉप्टर का अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो 1 वे का चार्ज यानी कि एक तरफ का चार्ज लगभग 2300 रुपये के आसपास पड़ेगा एक आदमी का। और अगर आप चाहें तो घोड़े खच्चर या फिर पालकी वगैरह से भी अपनी यात्रा कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पुराने वाले रास्ते से आना पड़ेगा क्योंकि घोड़े खच्चर और पालकी की सुविधा उसी रास्ते पर अवेलेबल है। नए वाले रास्ते यानी कि ताराकोट मार्ग पे आपको ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो इसके बाद जब आप अर्धकुंवारी से आगे बढ़ेंगे तो वहाँ से आपको बैटरी कार की सुविधा मिल जाएगी और घोड़े खच्चर की सुविधा मिल जाएगी। अर्धकुंवारी से भी 2 रास्ते जाते हैं, एक नया वाला रास्ता है जिससे बैटरी कार्स वगैरह चलाई जाती हैं और पैदल यात्री भी ज़्यादातर उसी से जाते हैं। और एक जो पुराना वाला रास्ता है उससे भी आप चाहें तो पैदल जा सकते हैं, लेकिन पैदल अगर आप वहाँ से जाएंगे दोस्तों वो रास्ता काफ़ी चढ़ाई वाला है क्योंकि उस रास्ते का नाम है हाथी मत्था वाला रास्ता। आपने हाथी का माथा जो देखा है उस तरीके की आपको चढ़ाई वहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। तो वो वाला रास्ता घोड़े खच्चर के लिए निर्धारित किया गया है। अगर आप घोड़े खच्चर के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप चाहें तो उस वाले रास्ते जा सकते हैं जहाँ से आपको घोड़े खच्चर की सुविधा मिल जाएगी। और अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया जो नया वाला रास्ता है उसके थ्रू आप जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप पहुंच जाएंगे माता के भवन तक, जहां पर प्रसाद के लिए काउंटर बना हुआ है। आपको 50-100 रुपये वाला वहाँ पर प्रसाद अवेलेबल मिल जाएगा। प्रसाद लेने के बाद आप चाहें तो स्नान वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो लॉकर वगैरह ले सकते हैं। लॉकर की फैसिलिटी और नहाने की फैसिलिटी मैंने आपको बताया ना फ्री है, बस प्रसाद का आपका चार्ज लगेगा 50 रुपये या फिर 100 रुपये, जितने वाला भी आप प्रसाद लेना चाहते हैं। और हाँ दोस्तों कई बार ऐसा भी हो जाता है भीड़ भाड़ के टाइम पे कि लॉकर रूम कोई भी खाली नहीं मिलता है या फिर वहाँ पर भी लंबी लाइन लगी होती है। तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप ग्रुप में आए हैं तो अपने ग्रुप को 2 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं ताकि आधे लोग पहले दर्शन कराएं और आधे लोग जो बचे हुए हैं वो सामान को देखते रहें, और दूसरे पार्ट में बचे हुए आधे लोग दर्शन कराएं और आधे लोग सामान को देखते रहें। तो आपको लॉकर के लिए लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा और आपके दर्शन भी हो जाएंगे। और हाँ, दर्शन करने के लिए भी लगभग यहाँ पर 2 से 3 गेट अवेलेबल हैं या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं, मुझे सही से याद नहीं है। तो अगर पहले गेट पर ज़्यादा लंबी लाइन है या फिर ज़्यादा भीड़ है तो आप चाहें तो दूसरे गेट से भी एंट्री ले सकते हैं, और दूसरे गेट पर भी ज़्यादा भीड़ है तो आप चाहें तो तीसरे गेट से भी एंट्री ले सकते हैं। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, किसी से पूछताछ भी कर सकते हैं जो वहाँ के निवासी हैं कि भैया पहला गेट कहाँ है या फिर दूसरा गेट कहाँ है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि भैया पहला ही गेट खाली है तो हो सकता है दूसरा गेट बंद कर दिया हो उस टाइम, तो वो आपको देख लेना, वहाँ पर जाने के बाद ही पता चल जाएगा। माता रानी के दर्शन करने के बाद बारी आती है दोस्तों भैरव बाबा के दर्शन करने की, क्योंकि अपने कहानियों में ये सुना होगा कि जब तक आपके भैरव बाबा के दर्शन नहीं होते आपकी माता वैष्णो देवी की यात्रा संपन्न नहीं मानी जाती और पूरी नहीं मानी जाती। तो माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए दोस्तों आप चाहें तो पैदल मार्ग भी ले सकते हैं, और अगर आपने रोपवे की ऑनलाइन टिकट करवा ली है, टिकट बुकिंग करवा ली है, तो आप चाहें तो जो रोपवे वाले काउंटर बने हुए हैं वहाँ पर ऑनलाइन अपनी पर्ची दिखाकर मोबाइल से ही लाइन में लग सकते हैं। और अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवाई है तो ऑफलाइन के लिए भी सुविधा अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए लाइन थोड़ी ज़्यादा लंबी लगती है। तो आप चाहें तो ऑफलाइन पर्ची वाली लाइन में भी लग सकते हैं, जिसके लिए आपको ऑफलाइन पास बनवाना पड़ेगा, जिसका काउंटर के लिए भी आप पूछताछ करके वहाँ पर पहुँच सकते हैं। रोपवे के चार्जेस की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 100 रुपये में आना और जाना दोनों रहता है, यानी कि भैरव बाबा तक आप जाएंगे उसके बाद दर्शन करके आप रोपवे के थ्रू वापस आ सकते हैं मात्र 100 रुपये में। और अगर आपको पैदल यात्रा करनी है तो लगभग 2 किलोमीटर लंबा ये रास्ता है, आप पैदल भी अपनी यात्रा संपन्न कर सकते हैं। और यहाँ पर भी घोड़े खच्चर वगैरह मिल जाते हैं, तो आप चाहें तो यहाँ से भी घोड़े खच्चर करके भैरव बाबा के भवन तक जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों भैरव बाबा के लिए जो रास्ता गया है भवन से, उसमें थोड़ी सी चढ़ाई ज़्यादा है, तो वो आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। एक बार जब आप भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए पहुँच जाते हैं तो भैरव बाबा के लिए वहीं पर प्रसाद के काउंटर बने हुए हैं, जहाँ पर आपको प्राइवेट दुकानें भी मिल जाएंगी और सरकारी काउंटर भी बना हुआ है, जहाँ से आपको सरकारी रेट में प्रसाद वगैरह मिल जाएगा। और भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद दोस्तों वहीं पर सामने एक व्यू पॉइंट बना रखा है, आप चाहें तो वहाँ पर थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं और फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों भैरव बाबा से भी 2 रास्ते जाते हैं,
एक तो हाथी मत्था वाला रास्ता जाता है, जहाँ से भी आप चाहें तो वापस आ सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो वही पुराना वाला रास्ता जिससे आप ऊपर गए थे भवन से, उस वाले रास्ते से भी आ सकते हैं। अगर आप हाथी मत्था वाले रास्ते से उतर के आते हैं तो आप थोड़ा जल्दी आ जाएंगे, लेकिन ये वाला रास्ता थोड़ा ज़्यादा पुराना है और इस रास्ते पे घोड़े खच्चर वगैरह आपको चलते हुए मिलेंगे, तो वो आपको देख लेना भैया आप किस रास्ते से आना चाहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपके माता रानी के दर्शन होंगे और साथ ही साथ आपके भैरव बाबा के भी दर्शन पूरे हो जाएंगे। अब बारी आती है कटरा के आसपास ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जिनको आप घूम सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा टाइम लेकर गए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए और आपके पास समय बचता है या फिर आपके पास टाइम पहले से ही है, आप सोच के गए हैं कि आसपास की कुछ और स्थान और कुछ जगहें देखकर आएंगे हम, तो इसके लिए वहाँ पर नज़दीकी कुछ स्थान और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप कटरा का मार्केट विजिट करना, क्योंकि कटरा का मार्केट दोस्तों काफ़ी शानदार है। काफ़ी सारे मैंने आपको बताया ना रेस्टोरेंट्स वगैरह वहाँ पर अवेलेबल हैं। आप चाहें तो नई नई डिशेस ट्राई कर सकते हैं, वहाँ की जो स्पेशलिटी है वो भी आप देख सकते हैं। वहाँ पर ड्राई फ्रूट्स वगैरह की भी आपको कई सारी दुकानें वगैरह मिल जाएंगी अवेलेबल, तो आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह खरीद सकते हैं। और हाँ, माता रानी के दर्शन करने के आप आए हैं तो वहाँ पर फ़ोटोशूट जरूर करवा लीजिएगा। वो आपने देखा होगा ना, कई सारे लोग माता रानी के दर्शन करने के बाद आपको दिखाते हैं कि भैया हमने गुफा में फ़ोटो खिंचवाई है। तो भवन के आसपास तो आप फ़ोटो वगैरह क्लिक नहीं कर सकते हैं। ये जो फ़ोटोग्राफी के लिए अलग अलग स्टूडियो वगैरह आपको रास्ते में मिल जाएंगे मार्केट वगैरह में कटरा के, वहाँ पर आप फ़ोटोशूट वगैरह करवा सकते हैं। वो आपकी फ़ोटोशूट कुछ इस तरीके से कर देंगे कि फ़ोटो में देखने से यही लगेगा कि आपने माता रानी की गुफा में बैठ के ही फ़ोटो खिंचवाई है। इसके अलावा दोस्तों आप चाहें तो शिवखोड़ी भी जा सकते हैं। शिवखोड़ी के लिए कटरा के बस स्टैंड से ही बस जाती है, लगभग 250 या फिर 300 रुपये एक यात्री का चार्ज लिया जाता है, जो कि आपको सुबह 7 बजे के आसपास, 7 या फिर 8 बजे के आसपास बस स्टैंड से बस लेकर जाएगी और रात को 11 या फिर 12 बजे के आसपास आपको वापस से बस स्टैंड छोड़ देगी, जो कि रास्ते में आपको नौ देवी मंदिर घुमाएगी। उसके बाद एक पॉइंट और घुमाती है कोई, मुझे याद नहीं है उसका नाम। उसके बाद सीधा शिवखोड़ी लेकर जाएगी, जहाँ पर आपको भोले बाबा की गुफा के दर्शन करने के लिए मिलेंगे, लेकिन इसमें भी आपको थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी। लगभग शायद 5-6 किलोमीटर के आसपास की चढ़ाई है शिवखोड़ी के लिए, और वहाँ पर भी आपको घोड़े खच्चर की सुविधा मिल जाएगी। लगभग 400 रुपये में घोड़े खच्चर हो जाते हैं, जो कि 6 किलोमीटर की चढ़ाई आपकी करवा देंगे और आपको गुफा तक छोड़ देंगे। इसके बाद आप वापस से उसी बस के थ्रू कटरा बस स्टैंड पहुँच जाएंगे। अगर मैं शिवखोड़ी की दूरी की बात करूँ तो लगभग कटरा से शिवखोड़ी की दूरी 90 किलोमीटर के आसपास है। इसके अलावा दोस्तों आप चाहें तो बाबा धनसार भी जा सकते हैं, जिसकी दूरी लगभग 15 से 20 किलोमीटर के आसपास है कटरा बस स्टैंड से। तो उसके लिए भी बसेस वगैरह जाती हैं, आप चाहें तो उसकी बुकिंग वगैरह करवा सकते हैं। और अगर आप कुछ अच्छे व्यूज़ वगैरह देखना चाहते हैं तो आप चाहें तो पटनी टॉप भी जा सकते हैं, जिसकी कटरा से डिस्टेंस लगभग वही 100 किलोमीटर के आसपास है, 100 किलोमीटर के अंदर ही अंदर पड़ेगा। तो आप चाहें तो पटनी टॉप भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप आखिरी में चाहें तो जम्बू भी घूम सकते हैं, क्योंकि जम्बू में भी कई सारे मंदिर वगैरह बने हुए हैं जिनको आप विजिट कर सकते हैं। कई सारी ऐसी जगह हैं जिनको आप घूम सकते हैं। एक मंदिर का मुझे नाम याद है, रघुनाथ मंदिर। अगर आप जम्बू आए हैं तो इस मंदिर को घूमना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों ये तो थी आसपास की कुछ ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन जिनको आप कटरा के साथ साथ घूम सकते हैं। अब बात करते हैं आपका कितना क्या बजट होना चाहिए अगर आप माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो अपने मैं 4 बार के एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूँ आपको, अगर आप अपनी यात्रा पैदल कर रहे हैं तो लगभग 2 से 2,500 रुपये में आप आराम से सभी जगहों को कवर कर सकते हैं। यानी कि आप माता रानी के दर्शन के साथ साथ शिवखोड़ी दर्शन भी कर सकते हैं, बाबा धनसार भी घूम सकते हैं और जम्बू वगैरह भी घूम के आप वापस आ सकते हैं। तो लगभग 2,500 से 3,000 रुपये आपका खर्चा आएगा अगर आप सिंगल पर्सन हैं। और अगर आप फैमिली में आते हैं तो खर्चा आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा घटा सकते हैं। तो भैया मुझे लग रहा है आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कटरा से संबंधित। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन वगैरह आपके मन में चल रहा है तो आप चाहें तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दोस्तों कटरा की पूरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर पहले ही से ही डली हुई है, जहाँ पर मेरे ट्रैवलिंग ब्लॉग्स वगैरह भी डले हुए हैं। इसके लिए आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पर आपके सामने पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। और अगर आपको ये वाली वीडियो और जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ वगैरह देखने के लिए मिलते रहें।